प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2023-24 का। इससे पहले 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसका हमने विज्ञान का पेपर आपको और सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको हमने दे दिया है। एक सेट हमने दे दिया है। 7 सेट आपके वार्षिक परीक्षा के बनते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो कि आपके मार्च में और फरवरी के एंड में एग्जाम होते हैं। तो उसके हमने 2 सेट्स दे दिए हैं आपको। एक सेट दिया है हमने सामाजिक विज्ञान का और एक सेट दिया है हमने विज्ञान का। अब हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पहले अर्धवार्षिक परीक्षाओं को कंप्लीट कराया जाए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में हमने प्रथम विषय लिया है आपका हिंदी है, और इस हिंदी विषय को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हर जिले में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके अलग अलग आते हैं। आप जिस भी जिले से हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं उनको आप पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। इसमें से क्या है, क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। उसकी बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर वीडियो में कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि अर्धवार्षिक पेपर जो है आपका 23-24 का। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास जो थे, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले अनुमान लगा लीजिए, उसके बाद में तो उत्तर मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप अनुमान लगा के रखिए। तो राय कृष्णदास जो थे वो गद्य गीतकार थे, यानी कि जो कविता है ना उसको गा करके सुनाते थे। तो गा ये क्या थे, गद्य गीतकार थे। ठीक है, यहाँ पे कविताओं को गा के भी सुनाते थे और कविताएं लिख करते थे, और लिख करके देते थे जो वो गद्य के रूप में थे, यानी कि कविता के रूप में थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। तो धर्मयुग नामक जो पत्रिका थी, इसके संपादक, इसको संपादित किसने किया था, उनका नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल आपने सही समझा है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सही टिक किए हैं, आपका बिल्कुल आंसर सही है, धर्मवीर भारती बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, गुलाब राय द्वारा रचित है। तो गुलाब राय द्वारा, यानी कि गुलाब राय जो हैं कवि, इनके द्वारा कौन सी चीज यहाँ पे रचित बताई गई है, इसमें से आपको बताना है। तो गुलाब राय ने एक बहुत अच्छा जो है उपन्यास लिखा था, जिसका नाम है मेरी असफलताएं। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली की बात कर रहा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। बिल्कुल सही ऑप्शंस जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया ना, बिल्कुल आपका लाइव क्लास में स्वागत है। और आप सभी जो टिक कर रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही है। और आपने अगर किसी ने गलत भी अंदेशा लगाया है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको समझने का एक जो है ऑप्शन मिल रहा है। आप समझिए इन क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से इनको याद कीजिए। हर बार हर दिन आपको एक नया क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उनको अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। अगर आप अच्छा विश्वास रखते हैं अपने आप में, और अच्छा मतलब रिजल्ट चाहते हैं, आप अपने आप में जो है विश्वास को कम मत होने देना। जब तक आप पढ़ते रहेंगे, तब तक आपका विश्वास कभी कम नहीं होगा। आपने जिस दिन पढ़ाई ढील छोड़ दी, यानी कि यार चलो यार एग्जाम है, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी तो 2-3 महीने पड़े हुए हैं, उसके बाद तो एग्जाम आएगा, तो ऐसा नहीं। वार्षिक परीक्षा की टेंशन अभी से लेना शुरू करिए, क्योंकि अर्धवार्षिक की तैयारी करते हैं तो वार्षिक ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। ये गारंटी हमारी है, और हमने हर बार बच्चों को पास कराया है, और बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस देते हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, ममता पाठ गद्य की किस विद्या में है? ममता पाठ जो है ये गद्य की कौन सी विद्या में रचित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ममता पाठ जो है ये कौन सी है? ये कहानी के माध्यम से बताया गया है, इसमें कहानी बोली गई है। ममता पाठ अगर आपने पढ़ा है, तो ये कहानी के माध्यम से जो है ममता पाठ जो है, ये कौन सी गद्य की विद्या की रचना है? कहानी की रचना है। नेक्स्ट जो है, घनानंद कवि थे। तो घनानंद कवि जो थे वो कौन से काल के थे, यहाँ पे पूछा गया है। घनानंद जो कवि थे ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। किसके कवि माने जाते हैं? रीति काल के। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार हैं। मैं बता रहा हूँ 100% जो क्वेश्चंस है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम जो आपका होगा उसके लिए तैयार रहिए, अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे वार्षिक में, इसके लिए टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सातवां प्रश्न है, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो कामयानी जो रचना है ये किसकी है? तो हमारा आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद की। जिसने भी प्रिडिक्ट किया है, जिसने भी अनुमान लगाया है कि जयशंकर प्रसाद की, वो बिल्कुल सही है।
अगला जो क्वेश्चन है 8वां, देखिए यहाँ पर रीति सिद्ध कवि हैं। देखिए रीति सिद्ध कवि आपसे पूछा गया है, यहाँ ध्यान रखना है, रीति सिद्ध कवि पूछा गया है, ये यहाँ पे चेंज करता है, इसी को आपको ध्यान रखना है। रीति सिद्ध कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा रीति सिद्ध कवि जो है वो बिहारी हैं। यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। अगला जो है 9वां प्रश्न देखिए, कठिन काव्य का प्रेत। देखिए कठिन काव्य का प्रेत यानी भूत किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य जिसका है वो कौन से कवि हैं उनको पूछा गया है, तो वो हैं हमारे कठिन काव्य जितने भी मिलते हैं वो केशव दास के मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, 10वां देखिए और उसको समझिए। इसमें पूछा गया है द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है। भैया जिसका नाम द्विवेदी से खत्म होगा वही साहित्यकार के नाम पे पड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ग ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम 12वें पे पहुंचेंगे। 11वें क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा क्या गया है। 11वें में पूछा गया है करुण रस का स्थायी भाव। करुण मतलब जहां पर हमारी दया की बात आती है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। शोक जो है ये दया के हिसाब से जो हम प्रकट करते हैं। अगला जो है सरोठा छंद के पहले, ध्यान रखना है, पहले और तीसरे, ठीक है, पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में क्रमशः मात्राएं होती हैं। तो देखो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, तो ग ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11 और 13। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, तो यहाँ पे अलंकार हमको देख रहा है उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उपमान जो है आपको देखने को मिल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है चौराहा में समास है। चौराहा मतलब चार रास्तों वाला, तो चौराहा में कौन सा समास है जहां पर आपको जो गिनतियों का अभाव हो जाए, यानी गिनतियों का भाव आपको हो जाता है, तो वहां पर हमारा कौन सा समास आता है, सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, द्विगु समास। बिल्कुल सही समझा बच्चों ने, यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मकान का तत्सम है। मकान का तत्सम आपको बताना है, मकान का क्या बताना है, तत्सम। तद्भव और तत्सम में से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो मकान का तत्सम कौन सा है, भुवन है, घर है, भवन है या उपवन है। मैं चाहूंगा बच्चे यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में इस आंसर को बताएं और वो भी क्वेश्चन नंबर 15 लिखें। 15 का आंसर क्या होगा, क होगा, ख होगा, ग होगा या घ होगा, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूं, मैं आपके लिए एक छोड़ रहा हूं कि इसमें कौन सा आंसर आप भरेंगे। तो 15वें का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है और हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कितना आपको जो है उसके परिणाम मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, तो प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग होता है वो प्रति प्लस एक होता है, तो प्रति जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो आने वाला है, प्रत्यय जो पीछे है, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय मतलब पीछे, प से मतलब पीछे, उ से मतलब आगे, ठीक है, उ मतलब आगे, ठीक है, उत्तर, उत्तर मतलब पहला। तो आपका उपसर्ग पूछेगा तो आगे का बताना है, प्रत्यय पूछेगा तो पीछे का बताना है। आपसे पूछा है उ यानी कि आगे का बताना है, यानी कि प्रत्येक में आपका प्रति जो है ये आएगा, फिर उसके बाद एक आएगा, प्रत्येक बन जाएगा, तो प्रति जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पंकज, वारिज, जलज शब्द किसके पर्यायवाची हैं, सभी को अच्छी तरह से पता है, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं बताएगा मेरे हिसाब से, और मुझे विश्वास है कि सभी ने कमल आंसर जो है प्रिडिक्ट किया होगा। आप सभी का धन्यवाद जो आपने ये आंसर प्रिडिक्ट किया। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसमें आप जुड़े रहिए और सारे के सारे लाइव क्लासेस में जब तक आप जुड़े रहेंगे, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, और हम गारंटी देते हैं आपको 100% की। 1-2% की या 95 या 96 बनाओ, 80-85 बनाओ, 70-75 बनाओ, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। हम बोलते हैं आप 100% बनाइए, लेकिन पढ़ना होगा हर वीडियो को अच्छे तरीके से। इससे पहले मैंने बताया है आपको, सामाजिक विज्ञान का ईयरली एग्जाम के लिए हमने एक सेट डाल दिया, आपके 60 सेट बनते हैं, ये ध्यान रखना है, यानी कि आपको 7 सेट्स देखने को मिलेंगे आपके ईयरली एग्जाम में। उसमें से हमने आपका एसएसटी का पहला सेट डाल दिया है। एसएसटी का पहला सेट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और उसके बाद जो है हमने साइंस का पहला सेट भी डाल दिया है, तो साइंस का पहला सेट भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 सेट जो है हमने ईयरली एग्जाम के डाले हुए हैं। ईयरली एग्जाम जो आपका
2024 में होने वाला है उसके हमने डाल दिए हैं। लेकिन अब जो आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं को पढ़ रहे हैं इनको तो आपको बाखूबी पढ़ना ही है, लेकिन एसएसटी को भूल मत जाना। ये पहला सेट पता नहीं किसके माथे पड़ जाए, तो ये पहला सेट पढ़ लेना, और दूसरा सेट जो हमने एसएसटी साइंस का डाला है इसको भी पढ़ लेना। तो एसएसटी और साइंस का हमने कंप्लीट करवा दिया पहला पहला सेट। ठीक है, आगे आने वाले समय में एसएसटी का दूसरा सेट, तीसरा और लेके 7 सेट जो होते हैं, हर पेपर का 7 सेट बनता है और हर जगह पे 7 सेट ही देखने को मिलते हैं। हर जिले में 7 ही सेट आते हैं, चाहे यूपी का कोई भी जिला हो। ठीक है, तो वार्षिक परीक्षाओं की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर 7 सेट आते हैं। अर्धवार्षिक में अनगिनत सेट आते हैं, जितने जिले हैं उतने सेट आते हैं। तो आपको क्या है, कितने भी जिले मिले, जितने भी पेपर मिले उनको रट लीजिए, पढ़ लीजिए और चख लीजिए। कोई मॉडल पेपर आपको, कोई भी सीरीज, कोई भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सीरीज जो मिलती है, आपको बहुत सारे संजीव के मिलते हैं और भी नंबर 1 के मिलते हैं और अरिहंत के भी मिलते हैं। तो यूपी बोर्ड में बहुत सारे सीरीज चलते हैं, उन सीरीज को चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। सीरीज में पैसे बर्बाद होंगे और पढ़ना पड़ेगा बहुत ही विशाल। विशाल से अच्छा है कि आप 7 सेट पढ़ें जो हम दे रहे हैं, केवल 7 क्वेश्चन पेपर पढ़िए, या फिर जो यहाँ पे वीडियोस हम दे रहे हैं आपको हाफ ईयरली के, इनको पढ़िए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली में हम जो बता रहे हैं वो आने वाले हैं और वो आएंगे ही। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 में पूछा गया अत्याचार में संधि है। अत्याचार, अत्याचार में कौन सी संधि है? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है, अत्याचार, अत्या प्लस चार, अचार में तो इस कौन सी संधि है? तो यहाँ पे यण संधि आती है। बिल्कुल, हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में फले शब्द में विभक्ति एवं वचन है। फले शब्द की बात हो रही है, फले शब्द की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये पूछता है, फले का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, विभक्ति और वचन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा, चाहे कोई भी जिला हो आपका, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वार्षिक में भी, अर्धवार्षिक में भी। अगर आप अर्धवार्षिक तो अभी देने वाले हैं और वार्षिक आप दोगे, वार्षिक अगर आप देते हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो फले शब्द में जो है प्रथमा क्या है आपका, इसमें प्रथमा है फले शब्द में और द्विवचन है, तो यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 20वां जो क्वेश्चन है, अपठत में लकार पुरुष और वचन है, यानी कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये हमें बताना है। किसमें? अपठत में। अपठत में जो लकार है वो है लड लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। बिल्कुल सही आंसर, सभी ने प्रिडिक्ट बिल्कुल सही किया। देखो ये होता है ना, कला होता है ये होते ही बच्चों की जिज्ञासा, जिसमें हमको पता चलता है कि हाँ विद्यार्थियों ने जो है तैयारी अपनी आरंभ कर दी है। तो 20वें क्वेश्चन का ये आंसर होगा। खंड ख की बात करते हैं। देखिए खंड ख में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंडरलाइन है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति एवं आचरण की समानता भी वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में भी बराबर प्रीति एवं मित्रता रही है। ये आपका जो है वार्षिक परीक्षा का एक जो है गद्यांश लिया गया। ये वार्षिक परीक्षा में 2020 में पूछा गया है, 2020 का उठाकर अर्धवार्षिक में दे रहे हैं आप। ठीक है, तो 2020 में उठा के दिया गया है, यानी कि देखिए वार्षिक और अर्धवार्षिक सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं आपके, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ जो है, संदर्भ आपको बता देनी है। फिर रेखांकित अंश की क्या व्याख्या होती है ये बता देनी है। मित्रता के लिए क्या वांछनीय नहीं है, क्या वांछनीय नहीं है। देखो यहाँ पे वांछनीय नहीं है, क्या नहीं है कि हम प्रकृति एवं आचरण जो है इसकी समानता मित्रता के लिए क्या नहीं है, वांछनीय नहीं है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हमको समझना चाहिए और आंसर इस तरह से ही आपको लिखने होंगे। और बाकी तो मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में भी करवाऊंगा, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षाओं में ना यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो वार्षिक परीक्षा की जब तैयारी कराऊंगा तो मैं टोटल क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। उसमें घबराने की बात नहीं है कि मैं एक इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को। आज तक ऐसा इतिहास रहा है, हमारे सारे के सारे सोल्यूशंस मिलते हैं, चाहे बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। ध्यान रखिएगा, याद आ गया? अच्छा सही, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपको याद आ गया इस गद्यांश। देखिए यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश कौन सा है? तो रेखांकित अंश ये वाला है जिसको हमने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखाया है। तो ये अंश जो है रेखांकित है।
ठीक है, यहाँ पर इसको आइए आंसर आपको देना है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी आपको बताना है। साथ ही साथ झोपड़ी खुदवाने के भय से कौन भयभीत था, ये आपको बताना है। अगर आपने ये पैसेज पढ़ लिया है यानी कि चैप्टर पढ़ लिया तो आपको सारा ज्ञात हो चुका होगा। अगला जो है निम्नलिखित पद्यांशों में से क्या, अभी देखो गद्यांश अभी कविताएं आएंगी तो यहाँ पे क है और ख है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2+3+2 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, संदर्भ व्याख्या सहित कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। संदर्भ और व्याख्या के आपको 2 नंबर संदर्भ का, और व्याख्या का आपको 3 नंबर, और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, सौंदर्य के आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो इस तरह से आप या तो क करिए या ख करिए, और दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चंस के हैं। ये दोनों के दोनों एग्जाम में 2016 और 2017 के बीच में पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको लालायित करेंगे, आप इनको तैयार करें। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे आपका संस्कृत वाला पोर्शन आ जाता है जो कि 3+2 है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, और अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो अनुवाद के लिए 3 नंबर है और संदर्भ के लिए 2 नंबर है। टोटल मिला के 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। एशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्च केंद्र स्थलम अस्ति, ये आपको अच्छी तरह से पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, और हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम पॉपुलर टाइम में ये पिछले 10 सालों में कम से कम 7 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखिए। वार्षिक प्लस अर्धवार्षिक मिलाकर के 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। आप सोच सकते हैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर में 7 बार जो ये अगर पैराग्राफ आता है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कभी भी आ सकता है, कभी भी आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो आपको जो है इसका हिंदी सहित अनुवाद आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अथवा में आपको गद्य पाठ दिया गया यानी कि श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का जो है संदर्भ सहित अनुवाद कर देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ आपने जो भी याद किया होगा उसमें से कोई भी एक श्लोक मात्र लिखना है। तो श्लोकों का भंडार आपके पास होना चाहिए कम से कम। मैं कहूंगा हमेशा, देखिए हमेशा मैं विद्यार्थियों को बोलता हूं 3 से 4 श्लोक आपको याद करना है। जो विद्यार्थी 4 याद कर लेते हैं तो वो होते हैं 100% परिणामी। ठीक है, और जो विद्यार्थी 3 श्लोक याद करते हैं वो होते हैं 80% परिणामी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना परिणाम लेना है, ये भी आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए आगे जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वार्षिक में भी अर्धवार्षिक में भी। अर्धवार्षिक का पेपर आप देख ही रहे हैं, तो इसमें से किसी भी 2 के ही उत्तर दिखने हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, प्रश्न पत्र को पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी पता चलता है कि आप 4 लिख देते हो, तो आपने 4 तो लिखे, इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया और इसका भी आंसर लिख दिया। लेकिन एग्जामिनर जो चेक करेगा वो पहले 2 ही चेक करेगा। अगर आपने पहला आंसर इसका लिखा है तो पहला ये चेक होगा, अगर आपने पहला आंसर इसका लिखा है तो पहला यही चेक होगा, पहला आंसर अगर आपने इसका लिखा है तो पहला यही चेक होगा। तो ध्यान रखना है, आप जो भी 2 प्रश्न करें वो सबसे पहले सही तरीके से करें, बिल्कुल सटीक लिखें, सही आंसर लिखें। अगला जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद के बारे में हर वीडियो में मैंने बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया, लेकिन फिर भी हम आने वाली वीडियोस में सारे जो हिंदी के 7 सेट जो मैंने बताया ईयरली एग्जाम की आपकी जो तैयारी करवाऊंगा मैं, तो उसके लिए बिल्कुल बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए। पूरा का पूरा 100% परिणामी जो है आपको मैं पेपर दूंगा। 7 सेट में देता हूं, और वो 7 सेट केवल आपको पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। आप कुछ भी विचरिए मत, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी सीरीज खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर्स के नाम से मैं आपको डाल दूंगा, उन सारी सीरीज़ को देख लेना। हर सीरीज़ अपने आप में नया होता है और यूनिक होता है, और उनके पूरे सॉल्यूशंस दूंगा, यानी कि एक से लेके अंतिम प्रश्न तक आपको उत्तर मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो है ना, जयशंकर प्रसाद का क्या होगा जीवन परिचय, क्या होंगी उनकी रचनाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कैसे लिखना है ये तरीका बताऊंगा, कितना कम लिखना है कितना ज़्यादा लिखना है वो चीज़ें बताऊंगा। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए उसके लिए। 7 सेट के लिए 7 सेट्स जो है वो आपको आने वाले हैं। उससे पहले अर्धवार्षिक की परीक्षा की तैयारी करवा लेते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है आपके पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें से आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम पेपर में। यहाँ पे ख पार्ट भी ऐसा ही है। निम्न में से देखो, एक तो लेखक का परिचय पूछेगा, लेखक का पूछेगा, ध्यान रखना का, और एक आपका कवि का पूछेगा। दोनों में से कोई जो है आपको एक का ही आपको देना है, ठीक है, ध्यान रखना है, एक का ही देना होता है। 4-4 अंक यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं।
किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमेशा ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक में पूछा जाता है। तो कौन से 3 जो आप लिखना चाहते हैं, जिसका अनुवाद करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं, तो आप इनका कर सकते हैं। बाकी जब हम वार्षिक परीक्षाओं का जो आपका अध्ययन करवाएंगे, आपके जो तैयारी करवाएंगे, उसमें मैं सारे आंसर्स दे चुका हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, उनको तो पढ़ाऊंगा ही कि मैंने पहले क्या करवाया, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस पुराने वाले नहीं आते, वो भी आएंगे। और जो हम नया देंगे उसमें से तो 100% आएंगे। पुराने वाले में से मान लीजिए 30% आएंगे, 100% हम जो देंगे तो उसी को मिला करके देंगे आपको, तो उनसे आपको क्या है, 100% परिणाम हो जाएगा। बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस जो है बहुत तेजी से आएंगे और बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपके पास समय है तो पढ़िए, बाद में आप वो सर्च करते रह जाएंगे वीडियो कहाँ गया, और बाद में फिर वो पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी बन जाएगी। तो उसको ना बनने दें, और सभी लोग जो है अपने एक दूसरे के साथ में शेयर हमेशा करते रहें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो निबंध लिखिए, राष्ट्रीय त्योहार, भारतीय कृषक, मेरा प्रिय कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी में शामिल कर लीजिए, इस बार आएगा आपका ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या एक समस्या, ठीक है, ये भी आईएमपी में शामिल कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी मैं जब वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा तो इनके आंसर्स दूंगा मैं आपको, किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, कितनी मोटी लाइनें लिखनी है, कितनी छोटी लाइनें लिखनी है, कौन कौन से आपको टॉपिक्स इनमें डालने हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के हिसाब से जो है निबंध है ना, अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, जो कि सबसे बड़ा नंबर देता है अपने पेपर के अंदर, 7 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। आपने कोई भी पढ़ा होगा, उसका खंड काव्य आपको याद है, तो उसका नायक कौन है, उसका चरित्र कैसा है, उसका चित्रण करना है, यानी उसकी चरित्र की विशेषताएं आपको बता देनी है। अथवा में है यहाँ पर, स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में। अब यहाँ पे कथा वस्तु पूछ ली है, कथा वस्तु मतलब सीधी सीधी है, कोई पूरा का पूरा कथा ही पूछ लिया है, बस आपको समझा के लिखना है और कम से कम शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले हैं, और हमने आपकी तैयारी करवा दी पहले आपके हिंदी चैप्टर की, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट की। अब हिंदी के बाद हम दूसरा भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि हिंदी का जो दूसरा आपका पेपर है, जो दूसरे जिले से आया हुआ है, उसको भी हम तैयार करवाएं। हिंदी के बाद जो हर विषय जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रखते हैं, अपने आप में आप विशेषता रखते हैं, उनको आपको तैयार करना है। विशेष तौर से आप जितना तैयार करेंगे उतना नंबर आपका बेहतरीन आएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपने बेहतरीन कुछ सीखा होगा, और आने वाले समय में जो भी वीडियोस आएंगी उनको बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसा ना सोचिए कि उसका अलग नंबर आ जाएगा, मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएगा, उसने पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है। जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, जितना बेहतर पढ़ा होगा, उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। चाहे आप किसी को पेपर भी दे दें, बोलते हैं ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो भी है, एक तरह से आपको जो है समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसको पढ़िए, समझिए, अपने दोस्तों के साथ रेफर करिए, उनको समझाइए कि भैया तुम भी पढ़ लो, तुम भी पास हो जाओगे मेरी तरह, और अच्छे नंबर आ जाएंगे मेरी तरह। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और विश्वास रखिएगा, आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन बनाने का पूरा जिम्मेदारी हमारे पास रहेगा। बस आपको पढ़ना पढ़ना है। बाकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है। और पूरे यूपी बोर्ड का जो आज तक आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है, ना कहीं मिलेगा, वो सॉल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट खोल के देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, यूपी बोर्ड का कोई भी चैनल हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो है किसी का सत्कार और तिरस्कार भी हो सकता है, तो वो ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का कोई भी ऐसा चैनल नहीं जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, जैसे कि 28 नंबर तक के आपके क्वेश्चंस हैं, तो 28 के 28 आंसर बताए, वो आपको एमसीक्यू बता देगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, अर्धवार्षिक में भी बताता हूँ, लेकिन अर्धवार्षिक में जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, बहुत सारे सीरीज़ है, तो उनको कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कम समय बचता है। वार्षिक परीक्षाओं की जब तैयारी करते हैं तो हम आपके जो है 14 क्वेश्चंस आते हैं, और उनकी पूरे के पूरी तैयारी कराते हैं। उसमें अथवा पार्ट को भी नहीं छोड़ते, बिना अथवा के, जैसे कि मैंने बताया अभी अभी आपको कि आपके ईयरली एग्जाम के लिए हमने सेट्स दिए हैं आपको, एसएसटी का एक सेट और साइंस का एक सेट। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। एसएसटी का देखिएगा, एसएसटी में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब कि हर एक प्रश्न का उत्तर, एमसीक्यू से लेकर के बड़े प्रश्नों तक के उत्तर,
साइंस में हमने आपको एमसीक्यू बताए हैं और साथ ही साथ जो है बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको दिखाए हुए हैं, सारे के सारे उत्तर दिखाए हुए हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे जब आपके एग्जाम सर पे होंगे उस समय, उससे पहले आपको जो है उसकी तैयारी करा दी जाएगी और सभी के साथ साथ सेट जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और 7 सेट्स को पढ़ लेना। 7 सेट पढ़ोगे 100% रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी अपना माथा मार सकते हैं या अपना जो है समय उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।